गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दैनिक जागरण के कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस पे। सबसे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सुझाव देना है, कमेंट सेक्शन में आप हमें दे सकते हैं। तो आज का जो दिन है वो डेडिकेटेड होता है, संडे का दिन है, डेडिकेटेड है नए सब्सक्राइबर के लिए, नए लोगों के लिए। यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि आखिर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से या वनडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से पेपर को पढ़ें। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में किस तरह से प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में तीनों ही जगह यह पेपर सहायक हो सकती है आपकी। वनडे एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग एग्जाम हो गया, एसआई का एग्जाम हो गया, वहाँ पे किस तरह से आपको यह सहायक हो सकती है। दोनों ही प्रोस्पेक्टिव से आज हम इसको देखेंगे। प्रीलिम्स और मेंस में किस तरह से यह काम दे सकता है, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम में किस तरह से यह सहायक हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा आज का क्वेश्चन, वीडियो देखना शुरू किया है तो सबसे पहले पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें दे दो। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जो लेटेस्ट रैंकिंग है, 2020 की रैंकिंग जो है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की 2020 की जो रैंकिंग है उसमें भारत का क्या स्थान है। ऑप्शन ए 136, बी 138, सी 140, डी 142। आपको इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे देना, ए, बी, सी या डी। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये जो टॉपिक है, भारत ने एलएसी पर तैनात की मिसाइलें। यहाँ तो सबसे पहले आपको एलएसी के बारे में जानकारी होना चाहिए कि एलओसी और एलएसी में कंफ्यूज नहीं करना आपको। एलओसी जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो सीमा है आपको पाकिस्तान के साथ, और इसका हमने पूरा मापन किया है, एक एक इंच मापा गया है इस सीमा को, राइट, कि पाकिस्तान में ये होगा पार्ट, इंडिया में ये पार्ट होगा। तो ये एलओसी हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल। एलएसी हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चीन के साथ हमारी लगभग 3500 किलोमीटर की सीमा है। वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जहाँ पे हमने मापन नहीं किया है। चीन किसी क्षेत्र को बोलता है कि ये हमारा क्षेत्र है, हम उनके क्षेत्र को कभी कभी इंटर करते हैं, बोलते हैं कि वो हमारा क्षेत्र है। तो इस तरह से विवाद चलती रहती है। लेकिन खास करके अभी विवाद इसलिए बढ़ गई कि चीन जो है गलवान घाटी को बोला कि गलवान घाटी इंडिया का पार्ट नहीं है, गलवान घाटी पार्ट है आपको चीन का। कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि गलवान घाटी चीन का नहीं, गलवान घाटी इंडिया का पार्ट है। गलवान के जो पोते हैं, गलवान साहब के नाम पे उस गलवान घाटी का नाम, वो जो क्षेत्र है उसका नाम गलवान पड़ा है। और गलवान के जो पोते हैं गलवान साहब के, वो इंडिया में अभी जस्ट कुछ दिन पहले रिटायर किए हैं, भारत सरकार में अभी भी जॉब करते हैं। तो चीन का ये निराधार है कि गलवान घाटी उनका क्षेत्र है। क्लियर है। अब देखो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जानना चाहिए आपको। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको समझना होगा, या इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी, कि चीन और इंडिया के बीच में क्या क्या ऐतिहासिक संदर्भ है। और ऐतिहासिक संदर्भ की शुरुआत 1950 से ही आपको करना होगा, जब चीन ने जो है तिब्बत पे कब्जा जमाया था, उस समय से आप शुरुआत करेंगे। उसके बाद 1954 जो हमने पंचशील समझौता साइन किया, और उसके बाद जो है ऐतिहासिक संदर्भ जितना भी है उसको बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ चीन और इंडिया के बीच में क्या क्या सहयोग के पक्ष हैं, कई जगह चीन और इंडिया सहयोग करता है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। दोनों के बीच में क्या क्या विवाद के पक्ष हैं, क्या क्या डिस्प्यूट के क्षेत्र हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और साथ ही साथ एज अ यूपीएससी एस्पायरेंट आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए वर्तमान के समय में चीन को लेकर के, किस तरह से चीन को आप इनकाउंटर करेंगे। जैसे मान लो आर्थिक मोर्चे पे किस तरह से हम चीन को इनकाउंटर करेंगे, कूटनीतिक मोर्चे पे किस तरह से हम चीन को इनकाउंटर करेंगे, डिफेंस के मोर्चे पे किस तरह से हम चीन को इनकाउंटर करेंगे। इसका क्या क्या शॉर्ट टर्म प्लान हो सकता है, क्या लॉन्ग टर्म प्लान हो सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। अब देखो इस न्यूज़ पे लौटते हैं। इस न्यूज़ पे एक मिसाइल की चर्चा है, आकाश मिसाइल। तो इसलिए इस मिसाइल के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रीलिम्स में यह सहायक हो सकता है, या वनडे एग्जाम में भी यह आपको जरूरी है, सहायक हो सकता है। भारत के महान साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम ने 1982-83 में एक
प्रोग्राम स्टार्ट किया था मिसाइल को लेकर के, इसलिए इसे मिसाइल मैन भी कहा गया। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? इसलिए मिसाइल मैन कहा जाता है कि इन्होंने मिसाइल को लेकर के एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसका नाम था IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम 1982-83 में स्टार्ट होकर के 2008 में समाप्त हो गया। इसके तहत 5 मिसाइलें बनाने की चर्चा की गई थी। पहला त्रिशूल, दूसरा पृथ्वी, तीसरा आकाश, चौथा नाग, पांचवा अग्नि। तो याद रख लेना, ये जो 5 मिसाइल हैं पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, अग्नि और नाग, ये इसी का पार्ट है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट है, जिसको शुरुआत एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी, इसलिए उनका नाम मिसाइल मैन पड़ा है। अब यहाँ पे देखो, अग्नि का बहुत सारा वर्जन आया। अग्नि 1 है, अग्नि 2 है, अग्नि 3 है, अग्नि 4 है, अग्नि 5 है, अग्नि 6 आने वाला। अग्नि 5 तक आ चुका है, और अग्नि 5 जो है ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम यानी जब कोई भी मिसाइल एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा सकता है। जैसे मान लो ये ऐसा मिसाइल है कि हम यहाँ से अफ्रीका दाग सकते हैं, तो एक कॉन्टिनेंट से जब एशिया महाद्वीप से अन्य महाद्वीप पे अगर मिसाइल जाता है तो उसे कहा जाता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। समझे? तो ये यहीं पे है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5। अब देखो, आकाश के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए कि आकाश जो है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी सरफेस से आप इसको एयर में मार सकते हैं, किसी भी चीज़ को गिरा सकते हैं, और सुपरसोनिक स्पीड इसका है 2.5 मैक, राइट। तो सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसका स्पीड है 2.5 मैक। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानकारी होना चाहिए, और ख़ास करके इस प्रोग्राम के बारे में निश्चित तौर पे आपको जानकारी होना चाहिए, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो, दिल्ली को डराकर लौट गई टिड्डियाँ। टिड्डियाँ का लोकेशन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ओके, हम गूगल मैप पे हैं, और ये जो कंट्री दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक सोमालिया है, एक इथोपिया है, एक जिबूती है और एक इरिट्रिया है। इस चारों देशों को कहा जाता है सीड्स कंट्री, SEED। सीड्स से आप बस याद रख लेना, S मतलब हो गया सोमालिया, E से इरिट्रिया, E से इथोपिया और D से जिबूती, यानी ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है ये चारों कंट्री। तो याद रख लेना, ये जो 4 कंट्री है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। यहाँ से इंटर करता है हमारा टिड्डी, जो टिड्डी इंडिया में आया है, यहाँ से स्टार्ट करता है यमन होते हुए, ओमान होते हुए, यह फिर इन करता है आपको ईरान में, ईरान होते हुए फिर ये इन करता है आपको अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान में इन करता है, और पाकिस्तान होते हुए फिर इंडिया में इन करता है। तो इस तरह से जो है इसका लोकेशन है, इस तरह से यह इन करता है सीड्स कंट्री से, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश से, अफ्रीका से आता है और इंडिया में तबाही मचाता है। एक और डाटा मैं आपको चर्चा करता हूँ, हाँ, एक और डाटा की चर्चा मैं कर रहा हूँ, जिसकी चर्चा कुछ दिन पहले मैंने एडिटोरियल में किया था, कि एक रिपोर्ट के अनुसार टिड्डियों का एक छोटा समूह एक दिन में लगभग 34,000 लोगों का भोजन नष्ट कर सकता है। 34,000 लोग जितना सुबह शाम में खाना खाएंगे, उतना भोजन एक दिन में टिड्डियों का छोटा समूह, जिसमें 4 करोड़ टिड्डी होते हैं, वो नष्ट कर सकता है। तो इस तरह से निश्चित तौर पे एक खतरे की घंटी है टिड्डी, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी, किसान के लिए भी। तो यहाँ पे आपको लोकेशन एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कहाँ से टिड्डी का आक्रमण होता है और कहाँ तक टिड्डी इन करता है, किस तरह से इन करता है, किस कॉन्टिनेंट से, किस देश से इन करता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। देखो, करतारपुर खोलने की पाकिस्तान की मंशा। महाराजा रणजीत सिंह के पुण्यतिथि आने वाला है 29 जून को, और उसके उपलक्ष्य में करतार कॉरिडोर जो है खोलने की चर्चा कर रही है पाकिस्तान, जो बंद हो गया था कोविड-19 को लेकर के।
तो इसको लेकर के आपको यहाँ पे दो जानकारी होनी चाहिए। एक तो महाराजा रणजीत सिंह के बारे में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जानकारी होना चाहिए, या जाकर के आप हिस्ट्री के बुक से महाराजा रणजीत सिंह के बारे में जानकारी ले लेना। दूसरा है कि करतारपुर कॉरिडोर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए, और हम बेसिक डिस्कस करते हैं करतारपुर कॉरिडोर को लेकर के। करतारपुर कॉरिडोर जो है 6 किलोमीटर का एक लंबा कॉरिडोर है। 6 किलोमीटर का एक लंबा कॉरिडोर है जो इंडिया के बाबा नानक, जो गुरदासपुर में है पंजाब के, वहाँ से लेकर करतारपुर तक जाता है। इस गलियारे की यात्रा जो है 1 दिन की होती है, यानी कोई यात्री सुबह में अगर पाकिस्तान जाएगा तो शाम तक उसको इंडिया वापस लौटना होगा। यह जो गलियारा है ये पाकिस्तान के रावी नदी के तट पे है। करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान के रावी नदी के तट पे बसा हुआ है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि गुरु नानक देव जी ने अपने मृत्यु, जब 1539 में उनकी मृत्यु हुई, तो उससे पहले 18 वर्ष तक इन्होंने यहाँ पे बिताया था। आई रिपीट, गुरु नानक जी की मृत्यु से पहले उन्होंने 18 वर्ष करतारपुर में बिताया था, इसलिए सिखों के लिए यह मक्का मदीना है, राइट। सिखों के लिए एक सबसे पवित्र स्थान है करतारपुर कॉरिडोर। तो इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानकारी होनी चाहिए। देखो, कई बार हमने डिस्कस किया है यहाँ पे जो है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अहमद पटेल से उसके घर पे ही की पूछताछ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज है, हमारे लिए कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन ये जो संस्था है मनी लॉन्ड्रिंग, इसको लेकर के भारत में एक डेडिकेटेड संस्था है कि मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी इशू होगा तो वो संस्था देखेगी ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निर्देशालय। तो इस संस्था के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हमने कई बार डिस्कस किया है कि ईडी संस्था किस मंत्रालय के तहत आता है, किस 2 एक्ट के उल्लंघन में यह जो है एक्शन लेता है, कई बार हमने डिस्कस किया है, और आपको बेसिक इसका जानकारी होना चाहिए। नए नियमन से सरकारी ढांचे में बेचैनी। देखो, नए नियमन प्रणाली से सहकारी ढांचे में बेचैनी, इशू पहले सुन लो कि इशू क्या है। पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक है, पंजाब व महाराष्ट्र सहकारी बैंक, जिसमें घोटाला हुआ था और काफ़ी बड़ा घोटाला था। सहकारी बैंकों का जो है नॉर्मली उस पर किसी भी राजनीतिक पार्टी का अधिक दबदबा होता है। राजनीतिक पार्टी के लोग, कोई विधायक या कोई सांसद जो है उसका सदस्य होते हैं उस समिति का, और उसको एक तरह से वो लीड करते हैं। हाल फिलहाल में सरकार ने इस पर स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हुए अब इसको, जो सहकारी बैंक हैं, जो छोटे बैंक हैं, जो शहर में स्थापित होते हैं, जो कॉरपोरेशन से स्थापित होते हैं, सरकार ने डिसीजन लिया है कि इस पर पूरी तरह से नियंत्रण आरबीआई के अंतर्गत आएगी। पहले भी आरबीआई के नियंत्रण के अंतर्गत आता था, लेकिन पूरी तरह से आरबीआई के नियमन के तहत नहीं आता था। अब ये पूरी तरह से आरबीआई के नियमन के तहत होगी, पूरी तरह से आरबीआई के रेगुलेशन के तहत होगी। तो ये डिसीजन सरकार के द्वारा लिया गया है, इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये न्यूज़ जानकारी होना चाहिए, इसको आप पढ़ सकते हैं। देखो, यहाँ पे बिहार आश्रय गृह मामले में सरकारी कर्मियों पे कार्रवाई की सिफारिश, तो यहाँ पे सीबीआई के बारे में दिया हुआ। ये न्यूज़ से अधिक इम्पॉर्टेंट आपके बारे में जानना है कि सीबीआई क्या होता है, आपको हमें बताना है कमेंट सेक्शन में। हमने कई बार डिस्कस किया है सीबीआई को लेकर के, फिर हम डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि सीबीआई क्या संवैधानिक संस्था है या सांविधिक संस्था है। आई रिपीट, क्या सीबीआई संवैधानिक संस्था है या सांविधिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, कमेंट सेक्शन में आपको हमें बताना है। तो यहाँ इस न्यूज़ से रिफ्लेक्टेड होकर आपको सीबीआई के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखो, बीआरओ अभी चर्चा में है। बीआरओ क्यों चर्चा में है, पहले तो इसका फुल फॉर्म जानो। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जो बॉर्डर के किनारे किनारे रोड होता है उसको बनाने की जिम्मेदारी होती है बीआरओ के तहत,
और बीआरओ किस मंत्रालय के तहत आता है, बेसिक आपको ये जानकारी होना चाहिए। बीआरओ आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत, यानी रक्षा मंत्रालय के तहत बीआरओ रेगुलेट होता है। इसका काम है कि बॉर्डर के आसपास का जो रोड है उसको बनाने का काम बीआरओ होता है। और ख़ास करके अभी चाइना के आसपास जितना भी रोड बना रहा है या पाकिस्तान के आसपास जितना भी रोड बन रहा है सारा बीआरओ ही बना रहा है। इसको भी आप एक बार पढ़ सकते हो। महात्मा गांधी के स्वराज अभियान के तहत ग्राम स्वराज की जो अवधारणा महात्मा गांधी ने दी थी उसी को लेकर के ये आर्टिकल है, एक बार इसको आप पढ़ सकते हैं। देखो एडिटोरियल आज का इम्पोर्टेंट नहीं है, आज का एडिटोरियल बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल पॉइंट अधिक डिस्कस किया गया है, लेकिन एक बार आप देख सकते हैं ये तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए कि कृत्रिम रक्त बन रहा है, यानी आर्टिफिशियल आपको ब्लड बन रहा है, थोड़ा सा एक बार आप पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये एडिटोरियल बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ इस न्यूज़ से एमएसएमई के समग्र विकास के लिए कई तैयारियाँ, यहाँ इस न्यूज़ से आपको जानकारी होनी चाहिए एमएसएमई के बारे में कि किस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए भारत सरकार एमएसएमई को इम्प्रूव करने की तैयारी में जुटी हुई है। तो सबसे पहले एमएसएमई का डेफिनेशन क्या है, वर्तमान डेफिनेशन, उसको लेकर के हम चर्चा करते हैं। एमएसएमई का जो वर्तमान डेफिनेशन है जिसमें सबसे पहला आता है एमएसएमई का जो पहला पार्ट है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो माइक्रो इंटरप्राइजेज या माइक्रो इंडस्ट्रीज के बारे में हम जानते हैं कि इसमें निर्माण और सेवा दोनों के लिए निवेश जो है 1 करोड़ से कम होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। स्मॉल इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ से कम होना चाहिए। और मीडियम इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर 250 करोड़ से कम होना चाहिए। ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको जानकारी होना चाहिए कि किस इंडस्ट्रीज को किस आधार पे हम कहेंगे कि यह माइक्रो इंडस्ट्रीज है, स्मॉल इंडस्ट्रीज है या मीडियम इंडस्ट्रीज है। अब भारत में एमएसएमई की स्थिति, इसको लेकर के भी एक डाटा है, उसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। भारत में टोटल 6.3 करोड़ उद्यम जो है सक्रिय है एमएसएमई सेक्टर में। इतना इंडस्ट्रीज काम करता है, छोटा मोटा जो भी इंडस्ट्रीज है मिला करके 6.34 करोड़ इंडस्ट्रीज काम करता है मीडियम, माइक्रो एंड एमएसएमई सेक्टर में, राइट। 11 करोड़ लोगों को यह रोजगार उपलब्ध करवाता है, यानी बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका भारत के विकास में। जीडीपी का 45% निर्यात का, जितना भी निर्यात होता है उसका 45% योगदान करता है और जीडीपी में 25% योगदान करता है। याद रख लेना, भारत की जीडीपी में 25% एमएसएमई का योगदान है और जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो हम बाहर सामान भेजते हैं, उसमें 45% कंट्रीब्यूशन है एमएसएमई सेक्टर का। देश में 66% निचला वर्ग जो है, जो गरीब है, जो कुचला हुआ वर्ग है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, वो 66% एमएसएमई को संचालित करता है, जिसमें 12.5% एमएसएमई अनुसूचित जाति से हैं, 4.1 एसटी से हैं और 49 लगभग 50% एमएसएमई जो है वो संबंधित है ओबीसी से। इस तरह से कह सकते हो कि सामाजिक स्थिति को सुधारने में भी एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, राइट। तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ये न्यूज़ खास करके बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह का न्यूज़ हो जाता है। यूपीएससी आप देखोगे पिछले वर्ष भी क्वेश्चन पूछा था। तो इस तरह के जो ट्राइब होते हैं, जो ट्राइब लुप्त होने के कगार में है, जो ट्राइब की बहुत ख़राब कंडीशन देश में है, तो उस ट्राइब पे यूपीएससी नॉर्मली क्वेश्चन पूछ देता है आपको। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिरहोर जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये न्यूज़ छत्तीसगढ़ से संबंधित है। तो बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। दूसरा है कि बिरहोर जनजाति झारखंड में भी पाई जाती है। तो लोकेशन बस याद रख लेना, बिरहोर जनजाति कहाँ पाई जाती है, छत्तीसगढ़ और झारखंड में।
और किसी अन्य स्टेट में अगर बिरहोर जनजाति पाई जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखो, अफगानिस्तान में नाटो सैनिकों पे हमला करने की फिराक में था रूस। पहले तो न्यूज़ सुन लो क्या है। न्यूज़ ये है कि जो अफगानिस्तान में जो तालिबान है उस तालिबान को फंड कर रहा था रूस, और उस तालिबान को भड़का रहा था रूस कि आप जो है एक काम कीजिए, जो अफगानिस्तान में जो अमेरिका का सैनिक है या जो नाटो का सैनिक है उस सैनिक पे हमला कीजिए। आई रिपीट, रूस जो है तालिबान को भड़का रहा था, जो तालिबान अफगानिस्तान के 1/3 हिस्सा पे कब्जा किया हुआ। तालिबान अफगानिस्तान के 1/3 हिस्सा पे कब्जा किया हुआ एक तरह से आतंकवादी संगठन है। भारत इसको आतंकवादी संगठन मानता है। तो रूस जो है तालिबान को भड़का रहा था कि आप जो है नाटो का जो सैनिक है या जो अमेरिका का सैनिक है जो आपके यहाँ है यानी अफगानिस्तान में है उस पर हमला कीजिए। अब देखो, यहाँ पे 2 चीज़ें आपको जाननी चाहिए। एक तो नाटो के बारे में आपको जानना चाहिए, और दूसरा जो है तालिबान और अमेरिका और तालिबान के बीच में क्या शांति समझौता हुआ है, जो हाल फिलहाल में हुआ था, जनवरी 2020 में हुआ था यस। तो उस समझौता के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या एग्रीमेंट था, दोनों का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, क्या क्या स्टेटमेंट था। तो यहाँ पे हम नाटो के बारे में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि नाटो आखिर क्या है। देखो, नाटो मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है, और अमेरिका और यूरोप के सभी प्रमुख देश इसमें शामिल हैं। टोटल 29 मेंबर हैं। अब इसका काम क्या है पहले ये सुन लो कि ये जो यूरोप के छोटे छोटे देश हैं, जैसे स्विट्जरलैंड एक यूरोप का छोटा देश हो गया, नीदरलैंड एक छोटा देश हो गया, बेल्जियम एक छोटा देश हो गया। इस देश पे अगर मान लो चीन हमला करता है तो ये माना जाएगा कि ये नाटो पे हमला है, यानी ये नाटो के जितने सदस्य हैं सभी पे हमला है, यानी ये अमेरिका पे भी हमला है। यानी अगर ब्रुसेल्स पे या बेल्जियम पे चीन हमला करता है तो कल के डेट में वो अमेरिका पे हमला माना जाएगा ऑफिशियली, और अमेरिका भी इनकाउंटर करेगा चीन को। तो इतना एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है कि एक देश पे हमला मतलब सभी पे हमला, और सभी उसको इनकाउंटर साथ में करेंगे। ओके, देखो इतना ही न्यूज़ था जो आपको जानना चाहिए यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कि पेपर को किस तरह से पढ़ा जाए, किस तरह से हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में जाकर के हम पढ़ें, राइट। तो हमारा डिस्कशन का फोकस आज इतना ही था, लेकिन आज का क्वेश्चन का जवाब मैं आपको देता हूँ। देखो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग रही है 142। ऑप्शन इसका डी आंसर इसका बिल्कुल सही है। 19 में रहा है 140, 18 में रहा है 138 और 17 में रहा है 136। ये 4 साल का लगातार रैंकिंग मैंने आपको दिया है, और जो इसका लेटेस्ट रैंकिंग है 142 इसका लेटेस्ट रैंकिंग है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग लगातार नीचे जा रही है, यह भी चिंता का एक कारण है, राइट। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ निश्चित तौर पे इसे शेयर कर दें, और लाइक तो निश्चित तौर पे कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।